सोचिए, अगर आपके दरबार में रोज कोई नया दरबारी आता हो, कभी बनिया, कभी फकीर, कभी राजकवी, लेकिन हर बार उसकी आंखें, उसकी चाल और उसकी हरकतें एक जैसी हो। जी हाँ, बादशाह अकबर के दरबार में अचानक हर दिन एक नया चेहरा दिखने लगा। पर बीरबल की नजरों से कोई नहीं बच सकता। क्या हुआ जब दरबार में रोज रोज एक नया आदमी आने लगा, लेकिन काम, चालाकी और चाल सब बिल्कुल एक सी थी। कौन था वो? क्या मकसद था उसका? और सबसे बड़ा सवाल, जब दरबार के सारे वजीर तक धोखा खा गए, तो क्या बीरबल भी फंस गए इस अजीब खेल में? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें हर रोज बदलता है चेहरा, लेकिन दिमाग चलता है वही पुराना। आज की पूरी कहानी बीरबल और वो दरबारी जो हर रोज भेष बदलता था। शुरू करते हैं। बीरबल और वो दरबारी जो हर रोज भेष बदलता था। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने चरम वैभव पर था। राज दरबार में सुबह की बैठक चल रही थी। दरबारी सज-धज कर अपनी अपनी जगहों पर थे और अकबर का ध्यान बीरबल पर ही टिका था, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ बैठा था। लेकिन उसी दिन कुछ अजीब हुआ। दरबार में एक नया चेहरा दाखिल हुआ, लंबी दाढ़ी, सूती कपड़े और एक व्यापारी जैसा थैला। उसने नम्रता से झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं राजगढ़ से आया एक मामूली व्यापारी हूँ। आपके न्याय और बुद्धि की कहानियां सुनी थीं, सो आज दर्शन का सौभाग्य ले आया। अकबर ने सिर हिलाया, उसे बैठने का इशारा किया और दरबार चलता रहा। पर अगले दिन वही चेहरा, पर अब नया भेष। इस बार वो एक सूफी फकीर बनकर आया था। गेरुए कपड़े, चिमटा और भभूत से सनामा था। सलाम ए बादशाह हिंद, मैं एक घुमंतू साधु हूँ जिसे स्वप्न में आपके न्याय का आदेश मिला। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। कुछ पहचानी सी आंखें थीं उसे, पर कुछ कहा नहीं। तीसरे दिन वो फिर आया, अब एक कवि बनकर। जहां पनाह, आपकी दरबार में कविता समर्पण का सौभाग्य मिल जाए तो ये दरिद्र कवि अमर हो जाएगा। बीरबल अब सशंकित हो उठा। आंखें वही, चाल वही, पर हर बार एक नया चेहरा। वो समझ गया, कोई चाल चल रहा है। दरबार में हलचल। चौथे दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से एक ही आत्मा हर बार नया शरीर लेकर आ रही है? अकबर हंस दिए। बीरबल, तुम तो बातों में भी पहेलियां बुनते हो। क्या कहना चाहते हो? मुझे यकीन है ये सब लोग एक ही इंसान हैं। बस भेष बदलकर दरबार को कुछ समझाना चाह रहा है या कुछ छिपा रहा है। अकबर को मजा आया। तो क्यों न इस खेल को और दिलचस्प बनाया जाए? और उन्होंने ऐलान किया, अगर बीरबल 7 दिन के भीतर इस रहस्य का पता नहीं लगाते तो उन्हें 7 दिन तक दरबार में मौन रहना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए, स्वीकार है, लेकिन एक शर्त मेरी भी। जो ये खेल खेल रहा है, अगर पकड़ा गया तो उसे 7 दिन तक दरबार की सफाई करनी होगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल की तहकीकात। पहले दिन बीरबल ने महल के दरवाजों पर सिपाहियों से बात की। हर दिन जो नए दरबारी आ रहे हैं, उनमें कुछ एक जैसी बात रही हो, जैसे चाल, आवाज या कोई अंगूठी। सिपाही बोला, हुजूर, सबके पास एक अलग लाठी रही है, पर चाल और आवाज कभी कभी लगता है जैसे दोहराई जा रही हो। दूसरे दिन बीरबल ने रसोई की तरफ देखा। हर बार नया दरबारी आने से पहले रसोई में किसी ने दाल में ज्यादा नमक डाला था या चावल में कम पानी। क्या संयोग? तीसरे दिन वो महल के दरबारी दर्जियों से मिला।
एक दर्जी बोला, हुजूर, मुझे हर सुबह एक व्यक्ति कपड़ों की तुरपाई के लिए आता है, पर हर बार कहता है कि मैं नया हूं। अजीब बात है। बीरबल ने पूछा, क्या उसका हाथ या उंगलियां कुछ अलग थीं? हाँ, उसकी सबसे छोटी उंगली टेढ़ी है। बीरबल के चेहरे पर एक चमक आ गई। असली माजरा क्या था? छठे दिन बीरबल ने दरबार के कोने में बैठे एक बूढ़े दरबारी से बात की, जो सालों से खामोश रहता था। बाबा, आपने इन नए दरबारियों को गौर से देखा होगा। क्या कभी किसी को अपने समय का समझा? बूढ़ा बोला, एक बार जो आया उसने मुझे बाबा अली कहकर पुकारा, लेकिन मुझे बाबा अली कहकर सिर्फ मेरा पोता बुलाता था। बीरबल का शक यकीन में बदल चुका था। 7वें दिन का सामना। उस दिन दरबार में फिर नया चेहरा आया, इस बार एक संगीतज्ञ। जैसे ही वो गाने बैठा, बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस गायक से एक निजी प्रश्न पूछने की इजाजत है? अकबर ने हंसते हुए कहा, बेशक। बीरबल बोला, बताइए, दरबार के बाहर उस नीम के पेड़ के नीचे क्या लिखा है? गायक चौंक गया, कुछ कह नहीं पाया। बीरबल मुस्कुराया, आप तो पहली बार आए हैं ना, तो पेड़ के नीचे लिखा नहीं पढ़ पाए होंगे, पर कल आपने वहीं बैठकर कविता लिखी थी। सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, ये दरबारी जो हर दिन भेष बदलता रहा, कोई और नहीं बल्कि महल का उपदरबार प्रमुख अमीचंद है, जिसे आपने 2 हफ्ते पहले किसी काम से राजमहल की सफाई व्यवस्था में लगाया था। अकबर चौंके, क्या? पर क्यों? अमीचंद अब पकड़ा जा चुका था। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मुझे महसूस हुआ कि मेरे विचार दरबार में गंभीरता से नहीं लिए जाते, इसलिए मैंने हर भेष में दरबार में आकर अपनी बात कहने की कोशिश की। एक दिन व्यापारी बनकर मैंने करों की सादगी की बात की तो वाहवाही मिली। कवि बनकर मैंने वजीरों की चापलूसी पर कविता सुनाई तो तालियां बजी। मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि विचार की पहचान चेहरे से नहीं, बात से होनी चाहिए। अकबर थोड़े गंभीर हुए, तुम्हारे इरादे नेक थे, पर तरीका गलत। लेकिन बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उसकी आंखें भेष नहीं, भेद पहचानती हैं। अंतिम फैसला। अकबर बोले, बीरबल की शर्त के अनुसार अमीचंद 7 दिन तक दरबार की सफाई करेंगे और साथ ही हर दिन एक विचार बिना भेष बदले दरबार में पेश करेंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, अब विचार भेष नहीं बदलेंगे, बस सोच का भेष साफ रहेगा। कहानी से सीख, चेहरे बदलने से विचार नहीं बदलते। असली ताकत भेष नहीं, सच्चाई और समझ में होती है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो सिपाही जिसने दावा किया, मैं खड़े खड़े सो सकता हूं। एक बार की बात है, अकबर के महल में सुबह की दरबारी परेड चल रही थी। सारे सिपाही कतार में तने हुए खड़े थे, एकदम अनुशासनबद्ध, एकदम स्थिर। बादशाह अकबर अपनी खास कुर्सी से निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर सबसे आखिर में खड़े एक सिपाही पर पड़ी, जो न हिला, न डुला, न पलक झपकाई, एकदम पत्थर की मूर्ति जैसा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन है ये सिपाही? बाकी सब थककर सांस ले रहे हैं और ये तो मानो सांस लेना भी भूल गया है। सेनापति आगे बढ़ा, हुजूर, ये है सिपाही धर्मेंद्र। इसकी एक खासियत है, ये खड़े खड़े भी सो सकता है। अकबर ने पहले ठहाका लगाया, फिर रुचि से पूछा, क्या मतलब खड़े खड़े सोना? क्या ये कोई ऊंट है या जादूगर? सिपाही धर्मेंद्र ने उसी अकड़ में खड़े खड़े जवाब दिया, हुजूर, मैं हर परिस्थिति में तैयार रहता हूँ।
और तैयार रहने का मतलब है आंखें खोलकर भी नींद में रहना। मुझे आदेश मिले तो तुरंत जाग जाता हूँ, लेकिन जब आदेश न हो तो मैं खड़ा रहकर भी आराम कर सकता हूँ। अकबर चौंके, साथ ही दिलचस्पी भी बढ़ी। बीरबल कहाँ है? आज तो मजा आएगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल जैसे ही दरबार पहुंचे, अकबर ने सारी बात बताई और बोला, बीरबल, अगर धर्मेंद्र वाकई खड़े खड़े सो सकता है तो इसे प्रमोशन मिलना चाहिए, पर अगर ये झूठ निकला तो इसकी सजा भी जरा हटकर होनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, दावे हमेशा जांच मांगते हैं। अगर इजाजत हो तो मैं सिपाही की परीक्षा ले लूं? बिल्कुल। बीरबल धर्मेंद्र के पास पहुंचे और धीमे स्वर में बोले, सिपाही, क्या तुम खड़े होकर अभी इस वक्त सो सकते हो? धर्मेंद्र बोला, अभी तो नहीं हुजूर, क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई संवाद बंद होता है, मैं नींद में चला जाता हूं। बीरबल ने सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए वहां से चल दिए। योजना शुरू। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब सा आदेश जारी करवाया। दरबार में खड़े खड़े सोने वाले सभी सिपाहियों की एक विशेष परीक्षा होगी, जिसमें सोते हुए आदेश सुनने की क्षमता की जांच होगी। अगर कोई आदेश न सुन पाया तो उसे खड़े खड़े सोने की योग्यता से वंचित समझा जाएगा। धर्मेंद्र को जैसे ही पता चला, उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। बीरबल मुस्कुराए। मछली कांटे पर चढ़ने लगी थी। खड़े खड़े नींद की परीक्षा। दरबार में सभी सिपाही इकट्ठा किए गए और बीरबल ने एक सादा सा आदेश चुपचाप पढ़कर सिपाहियों के सामने रखा। जो सिपाही इस वाक्य को सुनकर ठीक जवाब देगा, उसे इनाम मिलेगा। राजा की बाईं जेब में चाबी है, दाईं में सोना। किसे चुराओगे? धर्मेंद्र, जो तब तक सोने की मुद्रा में एकदम स्थिर खड़ा था, बिल्कुल शांत रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यही तो फर्क है जागने और जागने का दिखावा करने में। जो आदमी सचमुच खड़ा खड़ा सो रहा है, वो बात नहीं सुन सकता। अकबर हंसे। लेकिन कहीं ये शेर न हो जो बगल में खंजर भी छिपा ले और पीठ पर कंबल भी। बीरबल बोले, तो उसकी अगली परीक्षा हम यही रखें, दरबार के कुत्ते को चुपचाप उसकी जेब से रोटी निकालने दें। अगर वाकई सो रहा है तो कुछ न कहेगा। अगर एक्टिंग कर रहा है तो कुत्ते से लड़ पड़ेगा। धर्मेंद्र की पोल खुलती है। परीक्षा तय हुई। एक भूखा कुत्ता धर्मेंद्र के पास लाया गया। उसकी जेब में पहले ही रोटी रख दी गई थी। कुत्ता जैसे ही करीब आया, धर्मेंद्र ने बिना पलक झपकाए धीरे से पैर से धक्का दे दिया और फिर स्थिर हो गया। बीरबल ने ताली बजाई। झूठ पकड़ा गया। अगर ये वाकई सो रहा होता तो कुत्ते की भनक तक न मिलती, लेकिन ये होश में है, एक्टिंग कर रहा है। धर्मेंद्र ने सिर झुका लिया। बोला, हुजूर, सच कहूं तो ये तरीका मैंने एक बूढ़े सिपाही से सीखा था, जो पेंशन बचाने के लिए खुद को सोता हुआ जवान बताता था। मैंने सोचा इसी से मेरा प्रमोशन हो सकता है। अकबर बोले, झूठ चाहे खड़े खड़े बोला जाए या लेटकर, झूठ ही होता है। बीरबल का व्यंग्य और न्याय। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, सजा ऐसी हो जो सीख भी बने। धर्मेंद्र को अगले 7 दिन महल की रसोई में खड़ा खड़ा आलू छीलने दिए जाएं और हर 2 घंटे पर कोई उससे सवाल पूछे। अगर सोया मिला तो काम दुगना। अकबर हंस दिए। सच्चा प्रमोशन मेहनत से, नाटक से नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, जो सोने का नाटक करता है वो असल में मेहनत से भागता है, और मेहनत से भागने वाले दरबार में नहीं, नींद में ही रहते हैं। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो राजकवि जिसने कहा, मैं बिना शब्दों के कविता सुना सकता हूँ। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। वजीर अपनी बातों में मग्न थे, गणितज्ञ अंकों की भूल भुलिया में खोए थे और शायर नई गजलें तौल रहे थे। तभी महल के मुख्य द्वार से एक लंबे सफेद चादर में लिपटा आदमी भीतर दाखिल हुआ। आंखों में आत्मविश्वास, चाल में गुरूर और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं हूँ हरिप्रकाश कविरत्न, राजाओं के दरबारों में सम्मानित महारथी कवियों में अग्रगण्य। लेकिन मेरी विशेषता यह है कि मैं बिना एक शब्द बोले कविता सुना सकता हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक कर बोले, कविता बिना शब्दों के? ये तो वैसा ही हुआ जैसे बादल हो और बारिश न हो। दरबारी हंस पड़े, पर हरिप्रकाश अडिग रहा। जहांपनाह, कविता भाव की होती है, न कि भाषा की। शब्द तो माध्यम है, मैं वही भाव सीधे आत्मा तक पहुंचा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, अगर ये सच में शब्दों के बिना कविता सुना सकते हैं तो हमारी आंखों को भी कान बनने देना होगा। दरबार में विचित्र प्रयोग। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन विशेष आयोजन होगा, मूक काव्य प्रस्तुति। सब दरबारी उत्सुक थे, क्या यह आदमी इशारों से कविता सुनाएगा या कोई तमाशा करेगा? अगले दिन हरिप्रकाश मंच पर आया। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर 5 मिनट तक बस अपने हाथों और चेहरे से भावनाएं प्रकट करता रहा। कभी मुस्कुराया, कभी आंखों में आंसू लाए, कभी छाती पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखा, कभी भूमि पर घुटनों के बल झुका। जब वह समाप्त हुआ तो कुछ लोग भावुक दिखे, कुछ उलझन में। अकबर बोले, वाह, अद्भुत अभिनय था, लेकिन कविता कहाँ थी? हरिप्रकाश बोला, कविता वहीं थी जहां भाव थे। शब्द तो आम हैं, भाव असली कविता है। बीरबल अब तक गंभीर दिख रहे थे। जहांपनाह, क्या मैं भी एक मूक कविता सुनाने की अनुमति चाहता हूं? बिल्कुल बीरबल, देखना है तुम क्या करतब दिखाते हो। बीरबल का जवाब बिना शब्दों के। बीरबल मंच पर गए। उन्होंने जेब से एक पान निकाला, उसे बड़े नाटकीय अंदाज में चबाया, फिर चुपचाप दरबार में बैठे एक अमीर दरबारी के सिर पर थूक दिया। पूरे दरबार में सनसनी। दरबारी खड़ा हो गया, गुस्से से कांपता हुआ। ये क्या बदतमीजी है? ये तो घोर अपमान है। बीरबल ने हाथ उठाकर संकेत किया, शांत। फिर बोले, मैंने कोई शब्द नहीं बोला, सिर्फ भाव से अपना असंतोष प्रकट किया। क्या आपको समझ नहीं आया? अकबर हंस पड़े और बोले, अबे बीरबल, ये तो ज्यादा गहरी मूक कविता हो गई। हरिप्रकाश का चेहरा उतर गया। बीरबल अब उसकी ओर मुड़े। कविता बिना शब्दों के तब तक व्यर्थ है जब तक श्रोता और कवि के बीच एक स्पष्ट अर्थ न हो। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या करे तो वो कविता नहीं, भ्रम है। राजकवि की हार। हरिप्रकाश ने झुककर कहा, हुजूर, बीरबल ने ठीक कहा। मैं अपनी कला में खो गया और यह भूल गया कि कविता सिर्फ आत्मा नहीं, संवाद भी होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, भाव महान हैं, पर भाषा उनका सेतु है। बिना सेतु के नदियां पार नहीं होती और बिना शब्दों के कविता नहीं पहुंचती। अंत में अकबर ने आदेश दिया, हरिप्रकाश को दरबार में स्थान दिया जाए, पर शर्त यह रहेगी कि वह कविता बोलेगा और बीरबल उसकी हर रचना को जांचेगा। बीरबल मुस्कुराए। अब कविता सिर पर नहीं, जुबान पर होगी।
दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। सीख भाव से कविता बनती है, पर शब्दों से वो समझ आती है। मूक होना कला हो सकता है, पर संवाद की आत्मा शब्द ही हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो ठग जो कहता था, मैं दूसरों के ख्वाब चुरा सकता हूं। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चटपटे विवादों, चतुराई भरे फैसलों और जुबानी जुगलबंदियों से गुलजार था। बीरबल अपनी खास कुर्सी पर बैठे थे और उनकी आंखें दरबारियों के चेहरे पढ़ रही थीं जैसे कोई पुराना ग्रंथ। सब सामान्य चल रहा था, जब तक कि महल के द्वार से एक अजीब सा व्यक्ति दरबार में दाखिल नहीं हुआ। उसके कपड़े मामूली थे, चाल में एक तरह की नकली निर्भीकता थी और उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कोई किसी का राज जानता हो पर बताने का आनंद ले रहा हो। वो झुककर सलाम करता है और कहता है, जहांपनाह, मैं हूं इकराम, एक साधारण आदमी नहीं, एक विशेष प्रतिभा लेकर आया हूं। अकबर थोड़ा चौंकते हैं। प्रतिभा? कौन सी? वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं लोगों के ख्वाब चुरा सकता हूं। दरबार में फुसफुसाहट फैल जाती है। क्या मतलब? ख्वाब चुराना? जी हां, सपने, नींद में देखे गए वो दृश्य, वो अनुभव, मैं उन्हें चुरा सकता हूं, जैसे जेब से सिक्का। कुछ दरबारी हंसने लगे, पर अकबर को रुचि हो गई। किसी का सपना चुराने से तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत कुछ हुजूर। अगर कोई सैनिक युद्ध का सपना देख रहा हो और मैं वो चुरा लूं तो वो असमंजस में जीता है। अगर किसी मंत्री को पदोन्नति का सपना आता हो और मैं वो छीन लूं तो उसकी सुबह तनाव से भर जाती है। ख्वाब जब छिन जाए तो इंसान की हिम्मत भी छिन जाती है। बीरबल ने पहली बार उस आदमी की तरफ गौर से देखा। उसका चेहरा किसी ठग की तरह नहीं, बल्कि किसी कलाकार की तरह आत्मविश्वासी था। अकबर का आदेश। अकबर ने कहा, अगर ये सच है तो ये एक खतरा भी हो सकता है। बीरबल, इस आदमी की सच्चाई जाननी होगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ या सच दोनों के लिए तर्क चाहिए। मैं इस सपना चोर की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए, तो हो जाए। पहला दिन मंत्रियों के ख्वाब। बीरबल ने अगले दिन दरबार में आने वाले 3 प्रमुख मंत्रियों को एक अलग कक्ष में बुलाया। उन्होंने तीनों से कहा, आज रात को जो भी सपना देखें उसे कल सुबह मुझे विस्तार से बताइए, पर किसी से न कहिए। मंत्रियों ने हामी भरी। अगले दिन तीनों ने सपनों का वर्णन किया। एक वजीर खजाना ने कहा, मैंने देखा मैं एक सुनहरे तख्त पर बैठा हूं और मेरे नीचे खजाने के कमरे हैं जो खुदाई में मिलते जा रहे हैं। 2 युद्ध मंत्री ने कहा, मैंने देखा दुश्मन की सेना मुझे फूलों की माला पहना रही है जैसे मैंने युद्ध जीता हो। 3 कृषि मंत्री बोला, मैंने सपना देखा सारे खेत सोने की बालियों से लहलहा रहे हैं और किसान मुझे सिर पर उठा रहे हैं। अब बारी थी इकराम की। बीरबल ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इन तीनों में से किसका सपना कैसा था? इकराम मुस्कुराया, खजाना, युद्ध और फसल, तीनों ख्वाब मैंने चुराए हैं। पर वापस लौटाते वक्त गड़बड़ हो गई। शायद मंत्री लोग आजकल सपने भी झूठे देखने लगे हैं। दरबार में हंसी गूंज गई, लेकिन बीरबल की नजरें उसके जवाब को परख रही थीं। दूसरा दिन रानी के ख्वाब। अब बीरबल ने रानी से अनुरोध किया, महारानी, अगर आप चाहें तो एक खास प्रयोग में मदद कर सकती हैं। आज रात कृपया किसी खास रंग या प्रतीक पर आधारित ख्वाब देखें और कल सुबह बिना कुछ कहे दरबार में आइए। रानी ने हामी भरी। अगले दिन रानी मुस्कुराती हुई आई, लेकिन कुछ नहीं कहा।
अब बीरबल ने इकराम को बुलाया। क्या तुम बता सकते हो कि रानी ने क्या सपना देखा? इकराम ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर बोला, एक हरे रंग की पोशाक जिसमें मोर के पंख जड़े हों और वो एक झील के किनारे खड़ी हो, हाथ में कमल का फूल लिए। रानी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। यह तो बिल्कुल वही सपना है। अब दरबार सन्न रह गया। अकबर उठ खड़े हुए। क्या तुम वाकई ख्वाब चुरा सकते हो? इकराम ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हुजूर, ये मेरा हुनर है, पर मैं इसे नुकसान के लिए नहीं, प्रयोग के लिए करता हूँ। मैं बस यह दिखाना चाहता था कि इंसान के ख्वाब भी उसकी तरह पहचाने जा सकते हैं। बीरबल की चाल। बीरबल अब तक खामोश थे। उन्होंने कहा, इकराम, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुमने मेरा भी सपना देखा है? इकराम बोला, जरूर, पर एक शर्त, अगर मैं सही निकला तो मुझे अकबर के ख्वाब तक पहुंचने की इजाजत मिलेगी। अकबर हंस पड़े। वाह, ये ठग तो ख्वाबों का मल्लाह निकला। बीरबल ने कहा, ठीक है, बताओ मेरा सपना। इकराम ने आंखें बंद की, फिर कहा, आपने देखा कि आप एक पुराने पुल से नीचे गिर गए, लेकिन नीचे एक जाल फैला था जो आपको बचा ले गया। बीरबल ने ताली बजाई। गलत। दरबार चौंक गया। मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा, बल्कि मैं आज रात सोया ही नहीं। इकराम सन्न रह गया। मैंने पूरी रात जाग कर बही खाते लिखे हैं और जानबूझकर सपना नहीं देखा ताकि तुम्हारी कला की असलियत सामने आ सके। सच का खुलासा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, दरअसल ये ठग है। ये सपना चुराता नहीं, ये मनोविज्ञान जानता है। ये बातों बातों में, भावनाओं में, चेहरों में और पिछले व्यवहारों में ख्वाब का अनुमान लगाता है। रानी के कमरे में जो दीवार पर मोर बना था, वो इसने पहले देख लिया था। वजीरों की आदतें, भाषण, पद, सबका विश्लेषण करके इसने ख्वाब गेस किए। अकबर मुस्कराए। तो ये सपने का चोर नहीं, चालाकी का व्यापारी है। इकराम अब बोला, मैंने ठगी नहीं की हुजूर। मैं बस इतना जानता हूं कि इंसान वही सपने देखता है जिसकी उसे कमी हो। मैंने उन्हीं की कमी पढ़ी और अनुमान लगाया। बीरबल बोले, ये कला है, पर जब तक स्पष्ट कहा न जाए तब तक ये ठग से कम नहीं। अंत में अकबर ने आदेश दिया, इकराम को 1 साल के लिए दरबार की मनोरंजन सभा में रखा जाए, लेकिन उसका काम केवल यह होगा कि वह सपनों की नहीं, यथार्थ की कहानियां सुनाए। बीरबल मुस्कुराए। अब ये आदमी ख्वाब नहीं चुराएगा, बल्कि सच कहानियों में ढालेगा, जो हर किसी को खुद का सपना लगे। सीख। कुछ लोग ख्वाब चुराने का दावा नहीं करते, वो बस इतनी चालाकी से हमें पढ़ लेते हैं कि लगता है वो हमारी नींद में भी चले आते हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसने अदालत में कहा, मुझे अपना जुर्म पता है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। एक बार की बात है, अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। वहां एक कहावत भी चल पड़ी थी, जहां अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि हो, वहां सच्चाई को छुपा पाना असंभव है। मगर उस दिन दरबार में जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। सुबह का समय था। शाही दरबार सजा हुआ था और बीरबल अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक प्रहरी ने घोषणा की, जहां पनाह। दिल्ली के प्रमुख हीरे जवाहरात के व्यापारी श्री हरिदास मल दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। अकबर बोले, उन्हें अंदर लाया जाए। एक दुबला पतला किंतु बेहद गंभीर चेहरा लेकर व्यापारी हरिदास मल भीतर आया। उसने सलाम ठोका और बोला,
जहां पनाह मैं अपने एक गंभीर अपराध के लिए स्वयं अदालत में उपस्थित हुआ हूं। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा अपराध क्या है व्यापारी? व्यापारी का उत्तर चौंकाने वाला था। मुझे अपना जुर्म पता है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। बीरबल के होठों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अकबर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, व्यापारी, क्या तुम अदालत का मजाक उड़ाने आए हो? तुम कहते हो कि तुम्हें अपना अपराध पता है, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। ये क्या उलझी हुई बात है? हरिदास मल ने बेहद शांति से कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं धीरे धीरे अपनी बात कहूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बीरबल बीच में बोले, शर्त? कैसा अपराधी है जो अदालत में आकर शर्तें रखता है? हरिदास मल बोला, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि मुझे पहले बीरबल जी से अकेले में 5 मिनट बात करने दी जाए। बस 5 मिनट। उसके बाद जो निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे सुन लेता हूं। अकबर ने सहमति दी और दरबार की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बीरबल और व्यापारी की अकेली बातचीत। दरबार के पीछे एक शांत कमरे में बीरबल और व्यापारी आमने सामने बैठे। बीरबल बोले, अब बोलो, क्या है वो जुर्म जो सिर्फ तुम जानते हो और कोई समझ नहीं पाएगा? हरिदास मल ने गहरी सांस ली और बोला, बीरबल जी, मैंने अपनी आत्मा को धोखा दिया है। बीरबल ने चौंकते हुए कहा, आत्मा को? जी, मैं हर साल एक निर्धन कन्या की शादी का खर्च उठाता था। यह मेरी मां की अंतिम इच्छा थी, लेकिन इस वर्ष मैंने यह कार्य नहीं किया। मुझे लगा क्या फर्क पड़ता है, पर हर रात मुझे नींद नहीं आती। मेरे सपनों में वो कन्या आती है जो नहीं जानती कि मैं उसकी मदद करने वाला था। बीरबल गंभीर हो गए। हरिदास मल बोला, मेरे मन का अपराध कानून की किताबों में अपराध नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह सबसे बड़ा जुर्म है। बीरबल चुप रहे, फिर बोले, तो तुम चाहते हो कि दरबार तुम्हें इस मानसिक अपराध के लिए दंड दे? नहीं बीरबल जी, व्यापारी बोला, मैं चाहता हूं कि दरबार को समझ में आए कि जुर्म सिर्फ वो नहीं जो किसी को नुकसान दे, जुर्म वो भी होता है जो एक अच्छा काम ना करके किया जाए। दरबार में वापसी। बीरबल और हरिदास मल दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, क्या ये कोई चाल है बीरबल? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, यह आदमी सचमुच एक अपराधी है, पर इसका अपराध दुनिया की नजरों में नहीं, इसके अंतरात्मा में है। और फिर बीरबल ने पूरी बात बताई। अकबर गंभीर हो गए। कभी कभी अपराध वो होते हैं जो कानून नहीं पकड़ सकता, पर इंसान का विवेक पकड़ लेता है। अकबर ने आदेश दिया, हरिदास मल को कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि हम उसकी बात को दरबार के नियमों में जोड़ेंगे। हर साल दरबार के कोष से एक निर्धन कन्या की शादी कराई जाएगी, जिससे कोई और अपराधी बनने से बचे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां आत्मा सच्चा दंड दे दे, वहां अदालत को सिर्फ एक आईना बनना होता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो गायक जिसने कहा, मैं बिना आवाज के सुर गा सकता हूं। एक बार की बात है, शाही दरबार में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। बादशाह अकबर ने ऐलान किया था कि जो भी कलाकार अपने अनोखे हुनर से दरबार को चौंका देगा, उसे सोने से तौल दिया जाएगा। यह सुनकर दूर दूर के राज्य और नगरों से कलाकारों का मेला लग गया। किसी ने बांसुरी से बारिश की आवाज निकाली, किसी ने घोड़े की नालों की तरह तबले पर थापे जमाई,
किसी ने तो पत्थरों से ही सुर निकाल दिए। लेकिन दरबार में अचानक खामोशी छा गई, जब एक दुबला-पतला, लगभग साधु सा दिखने वाला व्यक्ति मंच के बीचों बीच खड़ा हो गया और बोला, जहांपनाह, मैं एक ऐसा गायक हूं जो बिना आवाज के सुर गाता है। बादशाह अकबर की आंखें सिकुड़ गईं और बीरबल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बिना आवाज के सुर, ये कैसा मजाक है? एक दरबारी चिल्लाया। लेकिन वह अजनबी शांति से बोला, आप चाहें तो मुझे मौका दें, मैं सबके सामने गाऊंगा बिना आवाज के। अकबर ने हाथ उठाया। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई चालबाजी हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। वह व्यक्ति मृदंग की तरह खड़े होकर आंखें मूंदता है, गहरा सांस लेता है और बस खड़ा रहता है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये क्या कर रहा है? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हमें लगा था कोई चमत्कार होगा। लेकिन तभी बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनकी मुद्रा गंभीर थी। शांति रखो, बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति कुछ कह रहा है, लेकिन सुनने के लिए हमें अपने कान नहीं, कुछ और खोलना होगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? बीरबल बोले, यह आदमी उन सुरों को गा रहा है जो हमारे भीतर बजते हैं। इसने हमारे सोचने के तरीके पर हमला किया है। यह दिखा रहा है कि कभी कभी आवाज से ज्यादा असरदार होती है। खामोशी। अकबर अब उत्सुक हो उठे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीरव है, जहांपनाह। बचपन से बोलने में असमर्थ हूं, लेकिन भावनाओं में इतनी ताकत होती है कि मैं उन्हें आंखों, चेहरे और चुप्पी से भी पहुंचा सकता हूं। दरबार में अब पूरी तरह सन्नाटा था। हर कोई नीरव को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे हर राग, हर लय वहां छुपा हुआ हो। अचानक नीरव ने हाथ उठाया और पूरे शरीर से एक विशिष्ट लय में गति करना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा ऐसा भावुक था जैसे किसी करुण राग की प्रस्तुति चल रही हो। उसके होंठ नहीं हिलते थे, लेकिन किसी गहरे दर्द की स्वर तरंग जैसे सबके दिलों को छू रही थी। तबले वाले उस्ताद ने धीरे से तबला बजाना शुरू कर दिया, नीरव की लय के साथ। बीन वादक ने उसकी गति से मेल बैठाया। अब दृश्य ऐसा था, एक गायक बिना आवाज गा रहा था और उसके पीछे पूरे दरबार का संगीत बज रहा था। दरबारियों की आंखें नम थीं। कोई सोच रहा था अपनी मां की याद में, कोई अपने बिछड़े प्यार में डूबा हुआ। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। प्रस्तुति खत्म होते ही अकबर बोले, ये जादू था। तुमने सच में सुरों को आवाज के बिना जिया है। नीरव झुका। जहांपनाह, संगीत केवल कानों से नहीं, आत्मा से भी महसूस किया जाता है। बीरबल धीरे से बोले, और कभी कभी सबसे ऊंचे सुर वो होते हैं जो सुने नहीं जाते, बस समझे जाते हैं। अकबर ने आदेश दिया, नीरव को सोने से तौला जाए, लेकिन उससे पहले वह हमारे राज्य का शाही रागदूत कहलाएगा। दरबार गूंज उठा तालियों से, जो एक गायक के लिए थी, जिसने कभी एक भी सुर नहीं गाया। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जासूस जिसने कहा, मैं बिना पूछे किसी का राज जान सकता हूं। एक बार की बात है, मुगल दरबार की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। फाल्गुन की हल्की धूप में महल के चबूतरों पर बैठकर मंत्रियों की सभा की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन अकबर बादशाह के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। बीरबल के आने से पहले ही उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई और पूछा, कहाँ रह गए हमारे बीरबल? आज तो हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो दावा करता है कि बिना किसी से कुछ पूछे वह हर राज जान सकता है।
देखना चाहता हूँ ये भी कैसा तमाशा है। दरबार का माहौल कौतूहल से भर गया। तभी शहनाई की आवाज आई और बीरबल ने धीमे कदमों से प्रवेश किया। जहां पनाह, आपको खबर मिल चुकी है लगता है, बीरबल मुस्कुराते हुए बोले। हाँ बीरबल, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे मामले में मेरी मदद करो। ये आदमी जो अभी आया है खुद को राजभेदी कहता है वो बिना किसी से बोले उनके राज जान लेता है। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तिर गई। अगर वो सच में ऐसा कर सकता है तो समझो हमारी दरबार की सारी जासूसी खत्म। अकबर मुस्कुराए, तो फिर बुलाओ उसे। दरबार के दरवाजे से एक सादा वस्त्र पहने, आंखों में गहराई लिए व्यक्ति प्रवेश करता है। चेहरा गंभीर, चाल आत्मविश्वासी और आंखों में एक अजीब सी चमक। नाम क्या है तुम्हारा? बादशाह ने पूछा। नाम मेरा जरूरी नहीं जहांपनाह, वह बोला, लेकिन अगर आप आजमाना चाहें तो दरबार के किसी भी व्यक्ति का कोई गुप्त राज सोच लें, मैं बता दूंगा। बीरबल के कान खड़े हो गए। तुम्हें यह भी नहीं जानना होगा कि किसका राज है। नहीं बीरबल साहब, बस आप सब सामने बैठें, मैं बिना पूछे बिना छुए सब कुछ बता दूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। चलो बीरबल, अब मजा आएगा। पहला इम्तिहान, सेनापति का रहस्य। दरबार में सबसे पहले सेनापति खड़ा हुआ। वो ताकतवर, अनुभवी और कई लड़ाइयां जीत चुका था। गुप्त बात सोचने को कहा गया। सेनापति ने सिर झुकाया और कुछ क्षण बाद कहा, मैं तैयार हूं। राजभेदी ने उसकी ओर देखा, धीरे धीरे उसकी ओर चला गया, फिर एक चक्कर काटा और बोला। इस सेनापति ने हाल ही में एक युद्ध में मिली हार को दरबार से छुपाया है। उसने एक पराजय को आंशिक विजय बता दिया ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। पूरे दरबार में सन्नाटा। सेनापति की आंखें चौड़ी हो गई। ये कैसे जान लिया तुमने? अकबर की निगाहें तेज हो गईं। क्या ये सच है? सेनापति ने कुछ क्षण चुप रहकर सिर झुका दिया। जी, ये सच है। मैंने छुपाया क्योंकि वह हार बहुत शर्मनाक थी। अकबर ने उसे कठोर दृष्टि से देखा और बीरबल को आंखों से इशारा किया। बीरबल चुप थे, लेकिन आंखें बोल रही थीं, अभी खेल शुरू हुआ है। दूसरा इम्तिहान, राजकवि का मन। अब बारी आई राजकवि की। वो मंच पर खड़ा हुआ और बोला, मैं सोच चुका हूं। बोलो मेरे मन की बात। राजभेदी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, तुम कविता के माध्यम से प्रेम का वर्णन करते हो, लेकिन खुद प्रेम से डरते हो। तुम दरबार की एक दासी से प्रेम करते हो, मगर उसका सामना करने का साहस नहीं करते। राजकवि के चेहरे से रंग उड़ गया। ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही। बीरबल अब थोड़ा झुंझलाने लगे थे। ऐसा नहीं हो सकता कि यह सब अनुमान भर हो। अकबर ने कहा, बीरबल कहीं तुम जल तो नहीं रहे? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपना, मैं केवल तर्क की बुनियाद पर आश्चर्यचकित हूं। ये आदमी या तो कोई घातक मनोवैज्ञानिक है या घातक ठग। तीसरा इम्तिहान, बीरबल का परीक्षण। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब बारी तुम्हारी है बीरबल। सोचो कोई ऐसी बात जो केवल तुम्हें मालूम हो। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ क्षण सोचा और फिर आंखें खोली। आओ बताओ मेरा राज। राजभेदी बीरबल की ओर बढ़ा, एक गहरी सांस ली और बोला, तुमने हाल ही में अपने एक नौकर को घर से निकाल दिया क्योंकि वह चोरी करता था, लेकिन तुमने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे भिजवा दिए। ये बात किसी को नहीं पता। दरबार स्तब्ध। बीरबल स्थिर खड़े रहे।
ये बात सच है। अकबर ने टेबल पर मुट्ठी मारी। शाबाश, अब ये आदमी हमारे राज्य का मुख्य गुप्तचर बनेगा। लेकिन बीरबल चुप थे। बीरबल की खोजबीन। अगले दिन बीरबल अकेले उस आदमी के पास पहुंचे। तुमने ये सब बातें कैसे जानी? उन्होंने सीधे पूछा। वो मुस्कराया। हर राज देखने वाले की आंखों से नहीं, बोलने वाले के मौन से मिलता है। लोगों का हाव भाव, उनकी आंखें, उनकी चाल सब बोलते हैं। मैं उन्हें पढ़ता हूं। तो तुम एक मानसिक विश्लेषक हो? कुछ वैसा ही। और अगर कोई तुमसे झूठ बोलता है तो मैं जान जाता हूं। बीरबल की आंखों में चमक थी। फिर तो तुमसे एक आखिरी परीक्षा होनी चाहिए, जो कि तुम न जान सको न पढ़ सको। अंतिम परीक्षा, एक मौन आदमी का राज। अगले दिन बीरबल एक साधारण वेशधारी को लेकर दरबार में आए। वो आदमी गूंगा था और बोल नहीं सकता था। ये आदमी बचपन से बोल नहीं सकता। अब बताओ, इसका कोई राज? राजभेदी ठिठक गया। उसने गूंगे आदमी को देखा। उस पर चक्कर लगाए। माथे पर पसीना था। उसने एक बार फिर देखा, कुछ बुदबुदाया और चुप हो गया। बोलो, अकबर ने कहा। माफ कीजिए, मैं नहीं जान सका। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, इसने जो कला अपनाई है वो लोगों की भाषा, चाल ढाल, आंखों और शरीर के हाव भाव को पढ़ने की है। लेकिन यदि सामने वाला न बोले, न हिले और न ही किसी से कभी संपर्क रखे, तो ये आदमी भी कुछ नहीं जान सकता। ये जासूसी नहीं करता, ये विश्लेषण करता है। राजभेदी ने सिर झुका दिया। आप सही कह रहे हैं बीरबल। मैं जासूस नहीं, एक अच्छा पाठक हूं। मैं लोगों की भाव भंगिमाओं को पढ़ सकता हूं, लेकिन अगर कोई अपनी भावनाएं ही न दिखाए तो मैं असहाय हूं। अकबर का निर्णय। अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। लेकिन इस आदमी की कला भी अद्भुत है। बीरबल ने सिर झुकाया। बिल्कुल जहांपनाह, परंतु हर कला की अपनी सीमा होती है। अकबर हंसे। और तुम्हारी कला है उन सीमाओं को पहचानना। अंत में वो राजभेदी अब दरबार का स्थायी सदस्य नहीं बना, लेकिन उसे अपराध विभाग में रखा गया, जहां उसका विश्लेषण काम आया। और बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा रहस्य वही होता है जो सामने होते हुए भी अदृश्य हो। अगली नई कहानी। बीरबल और वो वकील जिसने कहा, मैं बिना पक्ष सुने फैसला कर सकता हूं। एक बार की बात है। शाही दरबार में उस दिन का माहौल कुछ अलग था। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी, लेकिन अकबर के मन में हल्की सी ठंडक एक अजीब कारण से थी। एक चिट्ठी जो कुछ दिन पहले ही गुजरात से आई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जहांपनाह, मैं एक वकील हूं जो बिना किसी पक्ष को सुने ही न्याय कर सकता हूं। न तो गवाहों की जरूरत, न दस्तावेजों की। मेरा फैसला अंतिम होता है और अब तक हर जगह सत्य सिद्ध हुआ है। वकील हाजी अफजल खान। चिट्ठी पढ़ने के बाद अकबर मुस्कराए थे और बीरबल जो पास ही खड़े थे, उन्होंने पूछा था, हुजूर, क्या कोई फिर नया तमाशा दरबार में होने वाला है? तमाशा या न्याय, ये तो तुम ही तय करोगे, बीरबल, अकबर ने मुस्कराते हुए कहा। कुछ दिनों बाद हाजी अफजल खान दरबार में हाजिर हुआ। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की कलम। उसने सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरा दावा अब आपके दरबार में है। मुझे एक ऐसा मुकदमा दें जिसमें पक्षों की बात सुने बिना मैं फैसला कर सकूं।
बीरबल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा तो एक बिना आवाज की सुनवाई और बिना दस्तावेज की दलील। ठीक कहा, अफजल खान बोला। अकबर ने बीरबल से पूछा, किसी झंझट वाले मुकदमे की फाइल निकालो जो अब तक नहीं सुलझी। बीरबल ने 2 सैनिकों को इशारा किया और अगले ही पल 2 ग्रामीण दरबार में लाए गए। दोनों के कपड़े धूल में सने थे और चेहरों पर नाराजगी। इनका मामला क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने बताया, इन दोनों के बीच एक बंजर जमीन को लेकर विवाद है। न कोई गवाह है न दस्तावेज, बस दोनों ही दावा करते हैं कि जमीन उनकी है। 10 साल से ये मामला चल रहा है। अकबर ने हाजी अफजल की ओर देखा और कहा, तो लीजिए, बिना पक्ष सुने इसका फैसला कीजिए। हाजी अफजल ने अपनी आंखें बंद की। दोनों ग्रामीण विस्मित थे। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि हाजी ने हाथ उठा दिया। मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं। जमीन उस व्यक्ति की है जो अपने दावे को छोड़ दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, अजीब फैसला है जनाब। अगर दोनों ही जमीन छोड़ दें तो फिर मालिक कौन? हाजी बोला, जिसे जमीन का मोह न हो वही इसका सच्चा हकदार है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या एक लालची आदमी अपने लालच को छुपाकर अपना फायदा नहीं कर सकता? लेकिन अफजल ने उत्तर दिया, वो तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं उसकी आंखें न देख लूं। अब बीरबल की आंखें चमकीं। उन्होंने कहा, अच्छा तो अब आप आंखें देखकर इंसाफ करेंगे? अकबर ने बीच में हस्तक्षेप किया, बीरबल, हमें देखना है कि यह व्यक्ति कितना सच्चा है। दोनों ग्रामीणों को जमीन छोड़ने को कहा जाए। पहले ग्रामीण ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं जमीन छोड़ने को तैयार हूं। मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। दूसरा चीख पड़ा, नहीं, ये जमीन मेरी है। मेरा बाप इसके पास हल चलाया करता था। हाजी अफजल ने बिना एक पल गवाए कहा, तो जमीन पहले वाले की होगी। अकबर ने सिर खुजाया, पर वो तो अपना दावा छोड़ रहा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, इसीलिए उसे जमीन चाहिए। क्या? बीरबल आगे बोले, जिसने जमीन छोड़ी वो दरअसल समझदार था। उसने शांति चुनी, विवाद नहीं। दूसरे व्यक्ति के क्रोध और लालच ने उसका असली चेहरा दिखा दिया। हाजी साहब ने इसे पकड़ लिया। अकबर बोले, तो क्या ये फैसला ठीक है? बीरबल बोले, फैसला सही हो सकता है, पर तरीका डरावना है। अगर किसी निर्दोष को उसकी चुप्पी के कारण दोषी मान लिया जाए तो क्या न्याय होगा? हाजी अफजल ने सिर झुकाया। मैंने हमेशा यही किया है, भावनाओं को पढ़कर निर्णय लिया। बीरबल ने कहा, दरबार में न्याय आंखें देखकर नहीं, प्रमाण देखकर होता है। अगर आपकी कला सही भी हो तो वो न्याय नहीं, भविष्यवाणी होगी, और न्याय भविष्यवाणी नहीं है। दरबार में ताली गूंजी। अकबर बोले, हमें आपकी कला का सम्मान है, लेकिन हमारी अदालत में वह मान्य नहीं। परंतु यदि आप इस कला को लेकर किसी स्कूल में पढ़ाना चाहें तो हम सहयोग देंगे। हाजी अफजल मुस्कराया। बीरबल साहब, आपकी बुद्धि ने आज मुझे सच्चा न्याय दिखाया। मैं अपना पेशा छोड़ता हूं और आपकी अदालत में न्याय पढ़ने आता हूं। बीरबल ने कहा, और मैं पहला पाठ यही पढ़ाऊंगा, बिना पक्ष सुने फैसला, केवल अहंकार होता है, न्याय नहीं। समाप्त। सीख। न्याय का आधार सिर्फ बुद्धिमानी या अनुभव नहीं, बल्कि निष्पक्षता, धैर्य और प्रमाण होते हैं। बिना दोनों पक्षों को सुने निर्णय देना एक अहंकारी भ्रम हो सकता है, जिससे सच्चाई गुम हो सकती है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो जासूस जिसने कहा, मैं चोर को देखे बिना पकड़ सकता हूं। एक बार की बात है, दरबार में सुबह का पहला पहर था।
पक्षियों की चहचहाहट शाही बागों में गूंज रही थी और दीवाने खास की रौनक अपने चरम पर थी। बादशाह अकबर अपनी मसंद पर विराजमान थे और उनके दाएं हाथ बैठे थे चिरपरिचित बीरबल, जिनकी आंखें हर कोने पर गहरी दृष्टि से घूम रही थीं। आज का दरबार रोज से कुछ अलग था। वातावरण में एक हल्की सी बेचैनी थी जो तभी स्पष्ट हुई जब शाही दूत ने घोषणा की, हुजूर, दूर मथुरा से एक प्रसिद्ध जासूस दरबार में हाजिर है जो दावा करता है कि वह चोर को देखे बिना भी पकड़ सकता है। दरबार में हलचल मच गई। अंदर भेजो, अकबर ने हाथ उठाकर आदेश दिया। अंदर प्रवेश किया एक पतला, लंबा, बेतरतीब मूंछों वाला व्यक्ति जिसकी आंखें स्थिर थीं और चाल किसी गिद्ध जैसी। नाम क्या है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। बंदे का नाम है श्रीधर, लेकिन लोग मुझे अंध जासूस कहते हैं, क्योंकि मैं आंखों से नहीं माहौल से देखता हूं और चोर को पकड़ लेता हूं बिना उसे देखे। बीरबल की भौहें तन गईं। और ये तुमने कैसे सीखा? श्रीधर मुस्कुराया। जहां लोग आंखें खोलकर धोखा खाते हैं, वहां मैंने आंखें मूंदकर सच को पकड़ना सीखा है। अकबर को मजा आ गया। तो फिर क्यों न आज तुमको एक परीक्षा दी जाए, उन्होंने कहा। परीक्षा की घोषणा। अकबर ने एक कोतवाल को बुलाया। आज रात दरबार की शाही मुहर चुरवाओ, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, लेकिन किसी को पता न चले कि किसने चुराई। फिर इस जासूस को लाकर कहेंगे कि चोर को ढूंढे। बीरबल को बात समझते देर न लगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात में ठीक वैसा ही हुआ। कोतवाल ने आदेश अनुसार शाही मुहर को एक विश्वस्त दरबारी के माध्यम से चुरवाया और सुबह जब दरबार खुला तो राजा ने गंभीर आवाज में सबको बुलाया। आज रात हमारी शाही मुहर चोरी हो गई है, पर डरने की बात नहीं। हमारे पास एक ऐसा जासूस है जो बिना देखे चोर को पकड़ सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें श्रीधर पर थीं। जासूस की अजीब विधि। श्रीधर ने सबसे पहले दरबार के 12 प्रमुख दरबारियों को सामने बुलाया। इनमें से ही कोई चोर है, उसने कहा। कैसे कह सकते हो? बीरबल ने तुरंत पूछा। श्रीधर मुस्कुराया, क्योंकि चोर वहां नहीं होता जहां कोई देख रहा हो, चोर वहीं होता है जहां वो समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। अकबर ने सिर हिलाया, तो पहचानो चोर को। श्रीधर ने 12 दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया। फिर उसने एक काले कपड़े की पोटली खोली जिसमें 12 समान टुकड़े थे। हर टुकड़ा एक सामान्य काले पत्थर जैसा था। ये जादुई पत्थर हैं, उसने कहा। हर दरबारी इसे अपनी हथेली में बंद कर ले। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी ने चोरी की है तो पत्थर सुबह होते होते लाल हो जाएगा। सभी दरबारियों ने पत्थर ले लिए। सबने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। फिर श्रीधर ने कहा, अब हम सभी 5 मिनट तक आंखें बंद करेंगे। कोई बोलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। सभी ने वैसा ही किया। 5 मिनट बाद आंखें खुली और श्रीधर ने एक एक से मुट्ठी खोलने को कहा। सबकी हथेली में काले पत्थर थे। कोई भी लाल नहीं हुआ। दरबार हंसी में डूबने लगा। तुम्हारे पत्थर तो काम नहीं कर पाए, एक दरबारी बोला। पर श्रीधर ने ध्यान नहीं दिया। उसने केवल एक दरबारी की ओर इशारा किया, ये है चोर। अकबर चौंके। पर कैसे? क्योंकि श्रीधर बोला, बाकी 11 ने पत्थर वैसे ही रखा जैसा मैंने कहा था, बंद मुट्ठी में। लेकिन इस व्यक्ति ने डर के मारे अपनी हथेली बार बार खोली होगी, सोचते हुए कि पत्थर लाल न हो जाएं। और मैं उसके अंगुलियों की हरकतें सुन रहा था। उसकी सांसें बाकी सबसे ज्यादा तेज थीं। उसका दिल डर रहा था और मैंने उसका डर पकड़ लिया। बीरबल की परीक्षा। अकबर प्रभावित हुए, पर बीरबल अब भी शांत थे।
क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बीरबल ने पूछा। जरूर, श्रीधर बोला। मान लो, बीरबल बोले, एक ऐसा चोर हो जो बिल्कुल शांत, स्थिर और चालाक हो, जिसकी सांसें भी न थरथराए, क्या तब भी तुम पहचान लोगे? श्रीधर कुछ पल रुका। कठिन है, उसने कहा, लेकिन माहौल कुछ तो कह देता है। तो चलो, बीरबल बोले, एक और परीक्षा। इस बार बीरबल ने खुद कुछ नहीं कहा। उन्होंने दरबार से एक नौजवान को उठवाया जो खाना परोसता था, और श्रीधर से बोले, इस व्यक्ति के बारे में बताओ, क्या ये कोई चोरी कर सकता है? श्रीधर ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसकी चप्पल को सूंघा, फिर जमीन पर उसके चलने के निशान देखे। नहीं, उसने कहा, ये चोर नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये व्यक्ति कल ही शाही रसोई से चांदी की थाली चुराकर अपने गांव भागने वाला था, पर हमने रात को ही पकड़ लिया था। तुम्हारा माहौल कुछ कह नहीं पाया, श्रीधर। अकबर चौंक गए। पर आपने कैसे पकड़ा? उन्होंने पूछा। क्योंकि, बीरबल बोले, मैंने देखा कि इसने पिछले 3 दिन में सिर्फ वो ही खाना उठाया जिसमें चांदी की बटलियां थीं। फिर मैंने एक थाली पर एक नकली हीरा चिपका दिया और निगरानी रखी। जैसे ही हीरा गायब हुआ, चोर सामने आ गया। श्रीधर चुप था। अब उसकी आंखें पहली बार झुकी थीं। अकबर का फैसला। अकबर मुस्कुराए। श्रीधर, तुम्हारी विधि अनोखी है। तुमने हमारी पहली चोरी की गुत्थी सुलझाई, पर बीरबल ने दिखा दिया कि सिर्फ माहौल नहीं, परिस्थितियां भी देखनी होती हैं। श्रीधर ने सिर झुकाया। सच कहा, हुजूर। एक सच्चा जासूस आंख, कान, मन और बुद्धि सबका संतुलन बनाकर चलता है। मैं बीरबल जी से सीखना चाहूंगा। बीरबल मुस्कुराए। शुरुआत उस माहौल से करना जहां कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हर चीज कुछ कहती है, जैसे दरबार। कहानी से सीख। केवल इंद्रियों पर निर्भर रहना कभी कभी भ्रमित कर सकता है। असली समझ वह है जो तर्क, अनुभव और परिस्थिति के समुचित अध्ययन से आती है। बीरबल ने यह साबित किया कि केवल देखना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने चरम वैभव पर था। राज दरबार में सुबह की बैठक चल रही थी। दरबारी सज-धज कर अपनी अपनी जगहों पर थे, और अकबर का ध्यान बीरबल पर ही टिका था, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ बैठा था। लेकिन उसी दिन कुछ अजीब हुआ। दरबार में एक नया चेहरा दाखिल हुआ। लंबी दाढ़ी, सूती कपड़े और एक व्यापारी जैसा थैला। उसने नम्रता से झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं राजगढ़ से आया एक मामूली व्यापारी हूँ। आपके न्याय और बुद्धि की कहानियां सुनी थीं, सो आज दर्शन का सौभाग्य ले आया। अकबर ने सिर हिलाया, उसे बैठने का इशारा किया, और दरबार चलता रहा। पर अगले दिन वही चेहरा, पर अब नया भेष। इस बार वो एक सूफी फकीर बनकर आया था। गेरुए कपड़े, चिमटा और भभूत से सनामा था। सलाम ए बादशाह हिंद। मैं एक घुमंतू साधु हूँ, जिसे स्वप्न में आपके न्याय का आदेश मिला। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। कुछ पहचानी सी आंखें थीं उसे, पर कुछ कहा नहीं। तीसरे दिन वो फिर आया, अब एक कवि बनकर। जहां पनाह, आपकी दरबार में कविता समर्पण का सौभाग्य मिल जाए तो ये दरिद्र कवि अमर हो जाएगा। बीरबल अब सशंकित हो उठा। आंखें वही, चाल वही, पर हर बार एक नया चेहरा। वो समझ गया, कोई चाल चल रहा है। दरबार में हलचल। चौथे दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से एक ही आत्मा हर बार नया शरीर लेकर आ रही है? अकबर हंस दिए। बीरबल, तुम तो बातों में भी पहेलियां बुनते हो। क्या कहना चाहते हो? मुझे यकीन है ये सब लोग एक ही इंसान हैं।
बस भेष बदलकर दरबार को कुछ समझाना चाह रहा है या कुछ छिपा रहा है। अकबर को मजा आया, तो क्यों न इस खेल को और दिलचस्प बनाया जाए, और उन्होंने ऐलान किया, अगर बीरबल 7 दिन के भीतर इस रहस्य का पता नहीं लगाते तो उन्हें 7 दिन तक दरबार में मौन रहना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए, स्वीकार है, लेकिन एक शर्त मेरी भी, जो ये खेल खेल रहा है अगर पकड़ा गया तो उसे 7 दिन तक दरबार की सफाई करनी होगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल की तहकीकात। पहले दिन बीरबल ने महल के दरवाजों पर सिपाहियों से बात की। हर दिन जो नए दरबारी आ रहे हैं उनमें कुछ एक जैसी बात रही हो, जैसे चाल, आवाज या कोई अंगूठी। सिपाही बोला, हुजूर, सबके पास एक अलग लाठी रही है, पर चाल और आवाज कभी कभी लगता है जैसे दोहराई जा रही हो। दूसरे दिन बीरबल ने रसोई की तरफ देखा। हर बार नया दरबारी आने से पहले रसोई में किसी ने दाल में ज्यादा नमक डाला था या चावल में कम पानी। क्या संयोग। तीसरे दिन वो महल के दरबारी दर्जियों से मिला। एक दर्जी बोला, हुजूर, मुझे हर सुबह एक व्यक्ति कपड़ों की तुरपाई के लिए आता है, पर हर बार कहता है कि मैं नया हूं। अजीब बात है। बीरबल ने पूछा, क्या उसका हाथ या उंगलियां कुछ अलग थीं? हाँ, उसकी सबसे छोटी उंगली टेढ़ी है। बीरबल के चेहरे पर एक चमक आ गई। असली माजरा क्या था? छठे दिन बीरबल ने दरबार के कोने में बैठे एक बूढ़े दरबारी से बात की जो सालों से खामोश रहता था। बाबा, आपने इन नए दरबारियों को गौर से देखा होगा, क्या कभी किसी को अपने समय का समझा? बूढ़ा बोला, एक बार जो आया उसने मुझे बाबा अली कहकर पुकारा, लेकिन मुझे बाबा अली कहकर सिर्फ मेरा पोता बुलाता था। बीरबल का शक यकीन में बदल चुका था। 7वें दिन का सामना। उस दिन दरबार में फिर नया चेहरा आया, इस बार एक संगीतज्ञ। जैसे ही वो गाने बैठा, बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस गायक से एक निजी प्रश्न पूछने की इजाजत है? अकबर ने हंसते हुए कहा, बेशक। बीरबल बोला, बताइए, दरबार के बाहर उस नीम के पेड़ के नीचे क्या लिखा है? गायक चौंक गया, कुछ कह नहीं पाया। बीरबल मुस्कुराया, आप तो पहली बार आए हैं ना, तो पेड़ के नीचे लिखा नहीं पढ़ पाए होंगे, पर कल आपने वहीं बैठकर कविता लिखी थी। सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, ये दरबारी जो हर दिन भेष बदलता रहा, कोई और नहीं बल्कि महल का उपदरबार प्रमुख अमीचंद है, जिसे आपने 2 हफ्ते पहले किसी काम से राजमहल की सफाई व्यवस्था में लगाया था। अकबर चौंके, क्या? पर क्यों? अमीचंद अब पकड़ा जा चुका था। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मुझे महसूस हुआ कि मेरे विचार दरबार में गंभीरता से नहीं लिए जाते, इसलिए मैंने हर भेष में दरबार में आकर अपनी बात कहने की कोशिश की। एक दिन व्यापारी बनकर मैंने करों की सादगी की बात की तो वाहवाही मिली। कवि बनकर मैंने वजीरों की चापलूसी पर कविता सुनाई तो तालियां बजी। मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि विचार की पहचान चेहरे से नहीं, बात से होनी चाहिए। अकबर थोड़े गंभीर हुए, तुम्हारे इरादे नेक थे, पर तरीका गलत। लेकिन बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उसकी आंखें भेष नहीं, भेद पहचानती हैं। अंतिम फैसला। अकबर बोले, बीरबल की शर्त के अनुसार अमीचंद 7 दिन तक दरबार की सफाई करेंगे और साथ ही हर दिन एक विचार बिना भेष बदले दरबार में पेश करेंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, अब विचार भेष नहीं बदलेंगे, बस सोच का भेष साफ रहेगा।
कहानी से सीख, चेहरे बदलने से विचार नहीं बदलते। असली ताकत भेष नहीं, सच्चाई और समझ में होती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सिपाही जिसने दावा किया, मैं खड़े खड़े सो सकता हूं। एक बार की बात है, अकबर के महल में सुबह की दरबारी परेड चल रही थी। सारे सिपाही कतार में तने हुए खड़े थे, एकदम अनुशासनबद्ध, एकदम स्थिर। बादशाह अकबर अपनी खास कुर्सी से निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर सबसे आखिर में खड़े एक सिपाही पर पड़ी, जो न हिला, न डुला, न पलक झपकाई, एकदम पत्थर की मूर्ति जैसा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन है ये सिपाही? बाकी सब थककर सांस ले रहे हैं और ये तो मानो सांस लेना भी भूल गया है। सेनापति आगे बढ़ा, हुजूर, ये है सिपाही धर्मेंद्र। इसकी एक खासियत है, ये खड़े खड़े भी सो सकता है। अकबर ने पहले ठहाका लगाया, फिर रुचि से पूछा, क्या मतलब खड़े खड़े सोना? क्या ये कोई ऊंट है या जादूगर? सिपाही धर्मेंद्र ने उसी अकड़ में खड़े खड़े जवाब दिया, हुजूर, मैं हर परिस्थिति में तैयार रहता हूं। और तैयार रहने का मतलब है आंखें खोलकर भी नींद में रहना। मुझे आदेश मिले तो तुरंत जाग जाता हूं, लेकिन जब आदेश न हो तो मैं खड़ा रहकर भी आराम कर सकता हूं। अकबर चौंके, साथ ही दिलचस्पी भी बढ़ी। बीरबल कहाँ है? आज तो मजा आएगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल जैसे ही दरबार पहुंचे, अकबर ने सारी बात बताई और बोला, बीरबल, अगर धर्मेंद्र वाकई खड़े खड़े सो सकता है तो इसे प्रमोशन मिलना चाहिए, पर अगर ये झूठ निकला तो इसकी सजा भी जरा हटकर होनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह दावे हमेशा जांच मांगते हैं। अगर इजाजत हो तो मैं सिपाही की परीक्षा ले लूं? बिल्कुल। बीरबल धर्मेंद्र के पास पहुंचे और धीमे स्वर में बोले, सिपाही, क्या तुम खड़े होकर अभी इस वक्त सो सकते हो? धर्मेंद्र बोला, अभी तो नहीं हुजूर, क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई संवाद बंद होता है, मैं नींद में चला जाता हूं। बीरबल ने सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए वहां से चल दिए। योजना शुरू। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब सा आदेश जारी करवाया। दरबार में खड़े खड़े सोने वाले सभी सिपाहियों की एक विशेष परीक्षा होगी, जिसमें सोते हुए आदेश सुनने की क्षमता की जांच होगी। अगर कोई आदेश न सुन पाया तो उसे खड़े खड़े सोने की योग्यता से वंचित समझा जाएगा। धर्मेंद्र को जैसे ही पता चला, उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। बीरबल मुस्कुराए, मछली कांटे पर चढ़ने लगी थी। खड़े खड़े नींद की परीक्षा। दरबार में सभी सिपाही इकट्ठा किए गए और बीरबल ने एक सादा सा आदेश चुपचाप पढ़कर सिपाहियों के सामने रखा। जो सिपाही इस वाक्य को सुनकर ठीक जवाब देगा, उसे इनाम मिलेगा। राजा की बाईं जेब में चाबी है, दाईं में सोना। किसे चुराओगे? धर्मेंद्र, जो तब तक सोने की मुद्रा में एकदम स्थिर खड़ा था, बिल्कुल शांत रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही तो फर्क है जागने और जागने का दिखावा करने में। जो आदमी सचमुच खड़ा खड़ा सो रहा है, वो बात नहीं सुन सकता। अकबर हंसे, लेकिन कहीं ये शेर न हो जो बगल में खंजर भी छिपा ले और पीठ पर कंबल भी। बीरबल बोले, तो उसकी अगली परीक्षा हम यही रखें, दरबार के कुत्ते को चुपचाप उसकी जेब से रोटी निकालने दें। अगर वाकई सो रहा है तो कुछ न कहेगा, अगर एक्टिंग कर रहा है तो कुत्ते से लड़ पड़ेगा। धर्मेंद्र की पोल खुलती है। परीक्षा तय हुई। एक भूखा कुत्ता धर्मेंद्र के पास लाया गया। उसकी जेब में पहले ही रोटी रख दी गई थी। कुत्ता जैसे ही करीब आया,
धर्मेंद्र ने बिना पलक झपकाए धीरे से पैर से धक्का दे दिया और फिर स्थिर हो गया। बीरबल ने ताली बजाई। झूठ पकड़ा गया। अगर ये वाकई सो रहा होता तो कुत्ते की भनक तक न मिलती, लेकिन ये होश में है, एक्टिंग कर रहा है। धर्मेंद्र ने सिर झुका लिया। बोला, हुजूर, सच कहूं तो ये तरीका मैंने एक बूढ़े सिपाही से सीखा था जो पेंशन बचाने के लिए खुद को सोता हुआ जवान बताता था। मैंने सोचा इसी से मेरा प्रमोशन हो सकता है। अकबर बोले, झूठ चाहे खड़े खड़े बोला जाए या लेटकर, झूठ ही होता है। बीरबल का व्यंग्य और न्याय। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, सजा ऐसी हो जो सीख भी बने। धर्मेंद्र को अगले 7 दिन महल की रसोई में खड़ा खड़ा आलू छीलने दिए जाएं और हर 2 घंटे पर कोई उससे सवाल पूछे। अगर सोया मिला तो काम दुगना। अकबर हंस दिए। सच्चा प्रमोशन मेहनत से, नाटक से नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, जो सोने का नाटक करता है वो असल में मेहनत से भागता है, और मेहनत से भागने वाले दरबार में नहीं, नींद में ही रहते हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो राजकवि जिसने कहा, मैं बिना शब्दों के कविता सुना सकता हूं। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। वजीर अपनी बातों में मग्न थे, गणितज्ञ अंकों की भूल भुलिया में खोए थे और शायर नई गजलें तौल रहे थे। तभी महल के मुख्य द्वार से एक लंबे सफेद चादर में लिपटा आदमी भीतर दाखिल हुआ। आंखों में आत्मविश्वास, चाल में गुरूर और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं हूं हरिप्रकाश कविरत्न, राजाओं के दरबारों में सम्मानित, महारथी कवियों में अग्रगण्य। लेकिन मेरी विशेषता यह है कि मैं बिना एक शब्द बोले कविता सुना सकता हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक कर बोले, कविता बिना शब्दों के? ये तो वैसा ही हुआ जैसे बादल हो और बारिश न हो। दरबारी हंस पड़े, पर हरिप्रकाश अडिग रहा। जहांपनाह, कविता भाव की होती है, न कि भाषा की। शब्द तो माध्यम है, मैं वही भाव सीधे आत्मा तक पहुंचा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराया। जहांपनाह, अगर ये सच में शब्दों के बिना कविता सुना सकते हैं तो हमारी आंखों को भी कान बनने देना होगा। दरबार में विचित्र प्रयोग। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन विशेष आयोजन होगा, मूक काव्य प्रस्तुति। सब दरबारी उत्सुक थे, क्या यह आदमी इशारों से कविता सुनाएगा या कोई तमाशा करेगा? अगले दिन हरिप्रकाश मंच पर आया। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर 5 मिनट तक बस अपने हाथों और चेहरे से भावनाएं प्रकट करता रहा। कभी मुस्कुराया, कभी आंखों में आंसू लाए, कभी छाती पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखा, कभी भूमि पर घुटनों के बल झुका। जब वह समाप्त हुआ तो कुछ लोग भावुक दिखे, कुछ उलझन में। अकबर बोले, वाह, अद्भुत अभिनय था, लेकिन कविता कहाँ थी? हरिप्रकाश बोला, कविता वहीं थी जहां भाव थे। शब्द तो आम हैं, भाव असली कविता है। बीरबल अब तक गंभीर दिख रहे थे। जहांपनाह, क्या मैं भी एक मूक कविता सुनाने की अनुमति चाहता हूं? बिल्कुल बीरबल, देखना है तुम क्या करतब दिखाते हो। बीरबल का जवाब बिना शब्दों के। बीरबल मंच पर गए। उन्होंने जेब से एक पान निकाला, उसे बड़े नाटकीय अंदाज में चबाया, फिर चुपचाप दरबार में बैठे एक अमीर दरबारी के सिर पर थूक दिया। पूरे दरबार में सनसनी। दरबारी खड़ा हो गया, गुस्से से कांपता हुआ। ये क्या बदतमीजी है? ये तो घोर अपमान है।
बीरबल ने हाथ उठाकर संकेत किया, शांत। फिर बोले, मैंने कोई शब्द नहीं बोला, सिर्फ भाव से अपना असंतोष प्रकट किया। क्या आपको समझ नहीं आया? अकबर हंस पड़े और बोले, अबे बीरबल, ये तो ज्यादा गहरी मूक कविता हो गई। हरिप्रकाश का चेहरा उतर गया। बीरबल अब उसकी ओर मुड़े। कविता बिना शब्दों के तब तक व्यर्थ है जब तक श्रोता और कवि के बीच एक स्पष्ट अर्थ न हो। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या करे तो वो कविता नहीं, भ्रम है। राजकवि की हार। हरिप्रकाश ने झुककर कहा, हुजूर, बीरबल ने ठीक कहा। मैं अपनी कला में खो गया और यह भूल गया कि कविता सिर्फ आत्मा नहीं, संवाद भी होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, भाव महान हैं, पर भाषा उनका सेतु है। बिना सेतु के नदियां पार नहीं होती और बिना शब्दों के कविता नहीं पहुंचती। अंत में अकबर ने आदेश दिया, हरिप्रकाश को दरबार में स्थान दिया जाए, पर शर्त यह रहेगी कि वह कविता बोलेगा और बीरबल उसकी हर रचना को जांचेगा। बीरबल मुस्कुराए। अब कविता सिर पर नहीं, जुबान पर होगी। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। सीख। भाव से कविता बनती है, पर शब्दों से वो समझ आती है। मूक होना कला हो सकता है, पर संवाद की आत्मा शब्द ही हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो ठग जो कहता था, मैं दूसरों के ख्वाब चुरा सकता हूं। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चटपटे विवादों, चतुराई भरे फैसलों और जुबानी जुगलबंदियों से गुलजार था। बीरबल अपनी खास कुर्सी पर बैठे थे और उनकी आंखें दरबारियों के चेहरे पढ़ रही थीं जैसे कोई पुराना ग्रंथ। सब सामान्य चल रहा था जब तक कि महल के द्वार से एक अजीब सा व्यक्ति दरबार में दाखिल नहीं हुआ। उसके कपड़े मामूली थे, चाल में एक तरह की नकली निर्भीकता थी और उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कोई किसी का राज जानता हो पर बताने का आनंद ले रहा हो। वो झुककर सलाम करता है और कहता है, जहां पनाह, मैं हूं इकराम, एक साधारण आदमी नहीं, एक विशेष प्रतिभा लेकर आया हूं। अकबर थोड़ा चौंकते हैं। प्रतिभा? कौन सी? वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं लोगों के ख्वाब चुरा सकता हूं। दरबार में फुसफुसाहट फैल जाती है। क्या मतलब? ख्वाब चुराना? जी हां, सपने, नींद में देखे गए वो दृश्य, वो अनुभव, मैं उन्हें चुरा सकता हूं, जैसे जेब से सिक्का। कुछ दरबारी हंसने लगे, पर अकबर को रुचि हो गई। किसी का सपना चुराने से तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत कुछ हुजूर। अगर कोई सैनिक युद्ध का सपना देख रहा हो और मैं वो चुरा लूं तो वो असमंजस में जीता है। अगर किसी मंत्री को पदोन्नति का सपना आता हो और मैं वो छीन लूं तो उसकी सुबह तनाव से भर जाती है। ख्वाब जब छिन जाए तो इंसान की हिम्मत भी छिन जाती है। बीरबल ने पहली बार उस आदमी की तरफ गौर से देखा। उसका चेहरा किसी ठग की तरह नहीं, बल्कि किसी कलाकार की तरह आत्मविश्वासी था। अकबर का आदेश। अकबर ने कहा, अगर ये सच है तो ये एक खतरा भी हो सकता है। बीरबल, इस आदमी की सच्चाई जाननी होगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ या सच दोनों के लिए तर्क चाहिए। मैं इस सपनाचोर की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए, तो हो जाए। पहला दिन मंत्रियों के ख्वाब। बीरबल ने अगले दिन दरबार में आने वाले 3 प्रमुख मंत्रियों को एक अलग कक्ष में बुलाया। उन्होंने तीनों से कहा, आज रात को जो भी सपना देखें उसे कल सुबह मुझे विस्तार से बताइए, पर किसी से न कहिए। मंत्रियों ने हामी भरी। अगले दिन तीनों ने सपनों का वर्णन किया। एक वजीर खजाना ने कहा,
मैंने देखा मैं एक सुनहरे तख्त पर बैठा हूँ और मेरे नीचे खजाने के कमरे हैं जो खुदाई में मिलते जा रहे हैं। दो युद्ध मंत्री ने कहा, मैंने देखा दुश्मन की सेना मुझे फूलों की माला पहना रही है जैसे मैंने युद्ध जीता हो। तीन कृषि मंत्री बोला, मैंने सपना देखा सारे खेत सोने की बालियों से लहलहा रहे हैं और किसान मुझे सिर पर उठा रहे हैं। अब बारी थी इकराम की। बीरबल ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इन तीनों में से किसका सपना कैसा था? इकराम मुस्कुराया, खजाना, युद्ध और फसल, तीनों ख्वाब मैंने चुराए हैं, पर वापस लौटाते वक्त गड़बड़ हो गई। शायद मंत्री लोग आजकल सपने भी झूठे देखने लगे हैं। दरबार में हंसी गूंज गई, लेकिन बीरबल की नजरें उसके जवाब को परख रही थीं। दूसरा दिन रानी के ख्वाब। अब बीरबल ने रानी से अनुरोध किया, महारानी, अगर आप चाहें तो एक खास प्रयोग में मदद कर सकती हैं। आज रात कृपया किसी खास रंग या प्रतीक पर आधारित ख्वाब देखें और कल सुबह बिना कुछ कहे दरबार में आइए। रानी ने हामी भरी। अगले दिन रानी मुस्कुराती हुई आई, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब बीरबल ने इकराम को बुलाया। क्या तुम बता सकते हो कि रानी ने क्या सपना देखा? इकराम ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर बोला, एक हरे रंग की पोशाक जिसमें मोर के पंख जड़े हों और वो एक झील के किनारे खड़ी हो, हाथ में कमल का फूल लिए। रानी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। यह तो बिल्कुल वही सपना है। अब दरबार सन्न रह गया। अकबर उठ खड़े हुए। क्या तुम वाकई ख्वाब चुरा सकते हो? इकराम ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हुजूर, ये मेरा हुनर है, पर मैं इसे नुकसान के लिए नहीं, प्रयोग के लिए करता हूँ। मैं बस यह दिखाना चाहता था कि इंसान के ख्वाब भी उसकी तरह पहचाने जा सकते हैं। बीरबल की चाल। बीरबल अब तक खामोश थे। उन्होंने कहा, इकराम, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुमने मेरा भी सपना देखा है? इकराम बोला, जरूर, पर एक शर्त, अगर मैं सही निकला तो मुझे अकबर के ख्वाब तक पहुंचने की इजाजत मिलेगी। अकबर हंस पड़े। वाह, ये ठग तो ख्वाबों का मल्लाह निकला। बीरबल ने कहा, ठीक है, बताओ मेरा सपना। इकराम ने आंखें बंद की, फिर कहा, आपने देखा कि आप एक पुराने पुल से नीचे गिर गए, लेकिन नीचे एक जाल फैला था जो आपको बचा ले गया। बीरबल ने ताली बजाई। गलत। दरबार चौंक गया। मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा, बल्कि मैं आज रात सोया ही नहीं। इकराम सन्न रह गया। मैंने पूरी रात जागकर बही खाते लिखे हैं और जानबूझकर सपना नहीं देखा ताकि तुम्हारी कला की असलियत सामने आ सके। सच का खुलासा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, दरअसल ये ठग है। ये सपना चुराता नहीं, ये मनोविज्ञान जानता है। ये बातों बातों में, भावनाओं में, चेहरों में और पिछले व्यवहारों में ख्वाब का अनुमान लगाता है। रानी के कमरे में जो दीवार पर मोर बना था वो इसने पहले देख लिया था। वजीरों की आदतें, भाषण, पद, सबका विश्लेषण करके इसने ख्वाब गेस किए। अकबर मुस्कराए। तो ये सपने का चोर नहीं, चालाकी का व्यापारी है। इकराम अब बोला, मैंने ठगी नहीं की हुजूर। मैं बस इतना जानता हूं कि इंसान वही सपने देखता है जिसकी उसे कमी हो। मैंने उन्हीं की कमी पढ़ी और अनुमान लगाया। बीरबल बोले, ये कला है, पर जब तक स्पष्ट कहा न जाए तब तक ये ठग से कम नहीं। अंत में अकबर ने आदेश दिया, इकराम को 1 साल के लिए दरबार की मनोरंजन सभा में रखा जाए, लेकिन उसका काम केवल यह होगा कि वह सपनों की नहीं,
यथार्थ की कहानियां सुनाए। बीरबल मुस्कुराए। अब ये आदमी ख्वाब नहीं चुराएगा, बल्कि सच कहानियों में ढालेगा, जो हर किसी को खुद का सपना लगे। सीख: कुछ लोग ख्वाब चुराने का दावा नहीं करते, वो बस इतनी चालाकी से हमें पढ़ लेते हैं कि लगता है वो हमारी नींद में भी चले आते हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसने अदालत में कहा, मुझे अपना जुर्म पता है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। एक बार की बात है, अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। वहां एक कहावत भी चल पड़ी थी, जहां अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि हो, वहां सच्चाई को छुपा पाना असंभव है। मगर उस दिन दरबार में जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। सुबह का समय था, शाही दरबार सजा हुआ था और बीरबल अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक प्रहरी ने घोषणा की, जहां पनाह। दिल्ली के प्रमुख हीरे जवाहरात के व्यापारी श्री हरिदास मल दरबार में हाजिर होना चाहते।